तो नमस्कार, गल्फ ऑफ विजडम क्लास में आपका स्वागत है। ये घटना चक्र के संवैधानिक विकास से क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 या चार्टर एक्ट 1833। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1773। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसकी स्थापना 1774 में की गई थी। इसके सर एलिजाम एम्पे प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? 1813 का चार्टर एक्ट, प्राच्यविद विवाद एवं एंग्लो विध विवाद, तो ये इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1813 का चार्टर एक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट या 1853 का चार्टर एक्ट या 1873 का चार्टर एक्ट? तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1813 का चार्टर एक्ट। अगला क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या है, 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए थे तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों का विचार कीजिए। किसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया था? तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। किसने कंपनी द्वारा अधिकार में दिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था? किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था? इसके ऑप्शन है, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या काउंसिल एक्ट 1861। तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1833। इसकी व्याख्या है, चार्टर एक्ट 1835 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या की थी, किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देश प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम इसमें से किसी एक कारणवश कंपनी के पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम के तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई थी, परंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या किस अधिनियम द्वारा की गई थी? मार्ली मिंटो सुधार 1909, भारतीय अधिनियम 1893, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत परिषद अधिनियम 1919। तो इसका मार्ली मिंटो सुधार 1909 सब सही हो जाएगा। इसके अंतर्गत मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1937, 1935, 1947 या 1946 ईस्वी में? तो 1937 में स्थापित किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935, 1909 के अधिनियम में, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1935 ये सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन ये सही होगा।
भारत सरकार अधिनियम 1935 में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की गई थी? भारतीय परिषद, भारतीय रिजर्व बैंक, संघीय अदालत या संघीय लोक सेवा आयोग। तो इसमें से सारे सही हो जाएंगे। भारतीय परिषद, भारतीय रिजर्व बैंक, संघीय अदालत और संघीय लोक सेवा आयोग, इस सभी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पॉइंट है इसको देख लेते हैं। इसने 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया था, तब भारत के राज्य सचिव को सलाहकारों की एक टीम प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताएं हैं। प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय न्यायालय। तो इसमें दोनों सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। केंद्र में ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना की गई थी। ए बी सी, इसमें कुछ दिया ही नहीं। इसके की पॉइंट देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 की कुछ विशेषताएं हैं। प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय न्यायालय की स्थापना, केंद्र में अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना। इसमें प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया और इनके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935। उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर सही हो जाएगा भारत सरकार परिषद अधिनियम 1909। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा पेश किया गया था। इसने राज्यपालों में प्रांतों के कार्यकारी अधिकार को निहित किया गया था। इसी तरह ब्रिटिश ताज की ओर से केंद्र की शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित होती थी। बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग कर दिया गया था? 1909 के अधिनियम में, अधिनियम 1919 के या अधिनियम 1935 में। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 1935 के अधिनियम में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1930 में साइमन कमीशन ने बर्मा को भारत से तत्काल अलग करने की सिफारिश की थी, लेकिन बर्मा के भीतर ब्रिटिश, भारतीय और बर्मी बलों के बीच ऐसा करने के लिए कोई स्पष्ट राजनीतिक सहमति नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1935 के बिल की संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष, जिनके कारण 1935 के भारत सरकार अधिनियम का निर्माण हुआ था, किनके द्वारा हुआ था? लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा, जेम्स मैकडोनाल्ड के द्वारा, मिस्टर चर्चिल या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उस समय लॉर्ड लिनलिथगो थे। व्याख्या इसकी। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944 तक भारत के वायसराय थे और यह 8 साल की अवधि भारत के वायसराय के रूप में सबसे लंबा शासन था। इस अवधि के दौरान भारत सरकार अधिनियम 1935 के कुछ भाग 1937 में लागू हुए थे। भारत के विधान पालिका में प्रथम बार 2 सदनीय शासन कब किया गया था? 1919 के अधिनियम में, 1935 के सरकार अधिनियम में, 1909 के अधिनियम में या 1919 के अधिनियम में। तो ये 1919 का भारत शासन अधिनियम सही हो जाएगा। केंद्र में कौन सा एक्ट 2 सदनीय विधायिका लाया था? 1919 का एक्ट, 1961 का एक्ट या 1909 का एक्ट या 1935 का एक्ट। 1919 का एक्ट सही हो जाएगा। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति कहाँ से प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा या भारत सरकार अधिनियम 1909 द्वारा या भारत सरकार अधिनियम 1947 द्वारा। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना शादी करने की शक्ति प्राप्त की। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा धारा 42 से प्रेरित हुआ था। केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? 1926, 1945 या इनमें से कोई नहीं। इनमें से 1926 और 1945 दोनों सही होगा।
इसकी व्याख्या 1926 और वर्ष 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। इस अधिनियम के तहत संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत किया गया था। 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1909 का भारत शासन अधिनियम या 1919 का अधिनियम या 1947 का अधिनियम, तो 1935 का शासन अधिनियम के तहत हुआ था। इसकी व्याख्या है, इस अधिनियम में भारत संघ की स्थापना और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि व्यवस्था की गई थी। इस अधिनियम ने भारत में संघीय व्यवस्था की स्थापना की थी। 1935 के अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम या 1909 का अधिनियम, तो 1935 के अधिनियम में संघीय व्यवस्था की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांत में शासन व्यवस्था को सौंप करने का प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ और शीर्ष शक्तियाँ किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नर को, प्रांतीय विधानमंडल को या संघीय विधानपालिका को? तो गवर्नर जनरल को शक्तियाँ दी गई थी। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? वह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली थी या इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई थी या इनमें भारत विभाजन उल्लिखित है। तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी में 1934 में या कांग्रेस पार्टी 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में या क्रिप्स मिशन में? तो इसका आंसर स्वराज पार्टी ने 1934 में किया गया था। 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्भर के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि व्यस्त मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान सभा का निर्माण करेगी। अगला क्वेश्चन है, किसने संविधान निर्माता सभा का विचार प्रस्तुत किया था? एम.एन. राय ने, एन.ई. बेसेंट ने, बी.आर. अम्बेडकर ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो एम.एन. राय ने विचार दिया था। एक निर्वाचित विधानसभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। इस मिशन द्वारा, साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा, तो क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। संविधान निर्माता परिषद में प्रत्येक प्रांत को अपने के सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति होने चाहिए थे, 8 लाख व्यक्ति होने चाहिए थे, 12 लाख या 15 लाख व्यक्ति होने चाहिए थे? तो 10 लाख व्यक्ति होने चाहिए थे। मिशन 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रति का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होने वाला था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स या ए.वी. अलेक्जेंडर? तो विलियम वुड नहीं थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा था। इस मिशन के सदस्य स्टीफन क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव थे, अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। संविधान सभा का गठन किया गया था, किसके तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत या क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत या स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद या राजगोपालाचारी? तो उप सभापति जवाहरलाल नेहरू थे।
व्याख्या 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई थी कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था। जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी या जगजीवन राम या राजेंद्र प्रसाद? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसमें शामिल नहीं थे। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? यह बेस मताधिकार पर आधारित नहीं थी। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो इसमें सही हो जाएगा। यह बेस मताधिकार पर आधारित नहीं थी। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।